ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और मैंने आपको बताया कि किस तरह से पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होंगे और हमारा जो एब्डोमिनल प्रेशर जब भी राइज करेगा इन लोगों के अंदर, तो वो मैकेनिज़्म क्या है जिसकी वजह से इनका जो है वो यूरिन जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। इसकी आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है 10.1 मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्टिनेंस। उसमें इन्होंने ये वाला जो मैंने आपको बताया है ना कॉन्सेप्ट, ये उन्होंने पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपने एक दफ़ा देख लेना ये इसको सुनने के बाद, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के। अब आपको खुद पता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या है, वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। तो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स जिस तरह भी हो सकते हैं, दोज विल बी द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। और दीज रिस्क फैक्टर्स आर योर यू क्यू। अब ये यू क्यू आपको प्रॉफ में आएगा तो आप तभी अटैम्प्ट कर पाएंगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा कि व्हाट इज़ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, वरना आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को कौन कौन चीज़ें वीक कर सकती हैं। एक वुमेन है जिसकी मल्टीपल बर्थ्स हैं, बार बार उसकी प्रेगनेंसी हुई है, तो उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे बेबी के प्रेशर की वजह से। एक बेबी आया, फिर दूसरा बेबी, फिर तीसरा बेबी, फॉर एग्जांपल उसके 10 बच्चे हैं, तो 10 दफ़ा एक पेल्विक फ्लोर मसल्स को वीक करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। देन फॉरसेप्स डिलीवरी, ठीक है, कि किसी की वेजाइनल डिलीवरी हो रही थी और हमने फॉरसेप्स यूज़ करना शुरू कर दिए और फॉरसेप्स की वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो गए, ठीक है। और अल्टीमेटली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। देन पेरिनियल ट्रॉमा, वही हो गया, फॉरसेप्स डिलीवरी कर रहे थे, कोई ट्रॉमा हो गया पेरिनियल ट्रॉमा, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएंगे। देन लॉन्ग लेबर, समझ आ रही है ना लॉन्ग लेबर की। तो इस वजह से हमने जब इसका ट्रीटमेंट करना होता है तो हमने सेकेंड स्टेज ऑफ जो लेबर होती है जिसमें बेबी ने बाहर आना होता है, उसमें हम लेबर जो है उसकी टाइमिंग को कम करते हैं, ठीक है, कि वुमेन को इतना ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े, उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक ना हो जाए, ठीक है। देन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो होता है ये भी आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को जो है वो कर सकता है, मतलब हम कहें कि हम एनाल्जेसिया पीछे दे रहे हैं और उसकी वजह से उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए। और इनडायरेक्टली ये भी होता है कि इन जो मेन चीज़ होती है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से आपको पता है कि जो लेबर की एक ड्यूरेशन होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, कि अगर सेकंड स्टेज लेबर किसी की 2 घंटे की थी तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से 3 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर बर्थ वेट जो है वो अगर 4 kg से ज़्यादा हुई कि बेबी जो बाहर आ रहा है वो इतना मोटू है, ठीक है, मैक्रो है, तो उसकी वजह से फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएंगे। एज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वैसे ही मसल्स वीक हो जाते हैं, बॉडी के जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। पोस्ट मीनोपॉज में एक्चुअली क्या होता है, ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और ईस्ट्रोजन जो होता है ये नॉर्मली हमारे जो है सपोर्ट कर रहा होता है हमारे मसल्स को। तो जब ईस्ट्रोजन नहीं होगा, जो चेंजेस होंगी पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में, ठीक है, दिस विल लीड टू दिस, ठीक है। देन ओबेसिटी भी क्या है, ओबेसिटी क्या है, मोटापा है, इतनी मोटी औरत है, उसके क्या होगा, पेल्विक फ्लोर मसल वीक होंगे ना, प्रेशर इंक्रीज होगा एब्डोमिनल। और फिर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, ठीक है, मसल्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं वो डिजीज़ हैं। फिर क्रोनिक कफ है, बहुत अरसे से किसी को कफ है, फॉर एग्जांपल उसको वो मतलब COPD का मरीज़ है, ठीक है, उसको बहुत खांसी होती है जिसकी वजह से खांसी कर करके उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। खुद सोचेंगे जब आप खांसी करते हो ना तो आपका एक एब्डोमिनल प्रेशर एकदम से राइज करता है और फिर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के ऊपर भी एक फोर्स पड़ती है, ठीक है। देन अल्फा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट्स, ठीक है, ये भी जो है फॉर एग्जांपल डेक्साजोसिन है, तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है। हम इसको दे रहे होते हैं फॉर एग्जांपल एंटेगनिस्ट है ये, एंटेगनिस्ट, ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटेगनिस्ट, ठीक है, जो हमारा यूरिथ्रल स्फिंक्टर था जिसको स्फिंक्टर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करी थी, ठीक है, याद है ना, इंटरनल स्फिंक्टर, वहाँ पे जब इसका एंटेगनिस्ट दिया जाएगा तो वो जो कंट्रैक्शन हो रही थी अब वो रिलैक्स करेगी जिसकी वजह से यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। सो ये हमारा सारा है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, समझ आ गए ना ये सारे। इनमें से आपने जो है वो लिखने हैं इन द पेपर अगर आते हैं। इसके अलावा विजाइनल वही हो गया, चाइल्ड बर्थ है, स्ट्रेच और डैमेज टू प्यूडेंटल नर्व भी डैमेज हो गई है जिसने हमारे इन एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करना था। ओवर स्ट्रेचिंग है, एवल्जन है, ठीक है।
लिवेटर मसल जो है, जो हमारा लिवेटर इनाई मसल है जिसने एक्चुअली हमारे पेल्विक फ्लोर को बनाया हुआ है, वो किसी तरह उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, कोई लिवेटर मसल में डिफेक्ट है, एमआरआई के थ्रू देख सकते हैं, ट्रांसपेरिनियल है या ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि लिवेटर मसल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन में आता है। समझ आ गई हमारे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की कि होता क्या है। इन सब की मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन हम जो है ना इकट्ठे डिस्कस करते हैं। अब अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस आपके वैसे नेक्स्ट पे रिड्यूसर ओवर एक्टिविटी लिखा हुआ है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस नहीं लिखा हुआ, तो ये आपका जस्ट एक ओवरव्यू है। ये दूसरा वाला आपका टाइप है इसकी। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि ओवरफ्लो, ओवर सेंसिटिव ब्लैडर हो जाता है इसमें, ठीक है। ये देखें, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में होता क्या है कि थोड़ा सा यूरिन आएगा, ठीक है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में हम इसको कहते हैं कि अच्छा ये वो वाला है कि यूरिन आया था, ठीक है, और ब्लैडर ओवर सेंसिटिव हो गया हुआ है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से। उसकी जो नर्व्स हैं वो ओवर सेंस कर रही हैं, और नर्व्स जैसे ही सेंस करेंगी साथ ही यूरिन को बाहर निकाल देंगी, ठीक है। ये देखें, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज हुई मतलब यूरिन आया, ब्लैडर ने उसको बहुत ज़्यादा सेंस कर लिया। एक ब्लैडर था जो इतने यूरिन को जो है ना सेंस कर रहा था थोड़ी देर बाद जाके, ठीक है, और एक ब्लैडर जिसका ख़राब हो गया वो इतने यूरिन को जल्दी सेंस कर लिया, ठीक है, और जल्दी ओवर सेंस कर लिया, और साथ ही जो है ना नर्व सिग्नल्स भेजे हैं और यूरिन को वॉइडिंग करना शुरू कर दिया। सो दिस इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। समझ आ रही है ना कि एक बंदे को अर्ज हो रही थी वॉशरूम जाने की, और वो वॉशरूम उठ के जा रहा था और रास्ते में ही वॉशरूम बाहर आ गया बिकॉज ऑफ द ओवर सेंसिटिव ब्लैडर, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स फॉर द रिड्यूसर ओवर सेंसिटिविटी, ठीक है। सो दिस इज़ द रिड्यूसर ओवर एक्टिविटी। इसकी बात करते हैं, ये जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है ना, ठीक है, यही रिड्यूसर ओवर एक्टिविटी है, ठीक है। वो नीचे है ओवरफ्लो इन वाला ब्लैडर। इसमें देखें कि हमारा जो है ना मैंने बताया कि ओवर सेंस करता है, तो साथ ही हमारा रिड्यूसर मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यूरिन आता है, ठीक है, थोड़ा सा हमारी नर्व्स जो है उसको सेंस करती हैं और रिड्यूसर मसल कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर खुद सोचें कि अगर डिफ्यूज़र मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, नीचे जो हमारा इंटरनल स्विंक्टर और एक्सटर्नल स्विंक्टर है वो तो ठीक है ना, ठीक है, तो ये इतने मसले की बात नहीं होती। मतलब ये कि ये तब ज़्यादा मसले वाली बात होगी जब हमारा इंटरनल स्विंक्टर भी ख़राब हो, ठीक है। इंटरनल स्विंक्टर जो है वो भी हमारा ख़राब हो, फिर ज़्यादा मसले की बात है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि हमारा जो रिड्यूसर मसल है वो ओवर सेंसिटिव हो गया है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, प्रीवियस कॉन्टिनेंस सर्जरी है, या प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी है, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से भी हमारी नर्व्स ख़राब हो जाएंगी, स्मोकिंग की वजह से हो जाएंगी, ओवर सेंस करेंगी, इन्फेक्शंस अभी ऊपर हमने देखा। इसके अलावा कोई सर्जरी हुई हुई है उसकी, ठीक है, ऑलरेडी पहले कोई सर्जरी हुई हुई है और उसकी वजह से नर्व्स डिस्टर्ब हो गई हैं, या उसका यूट्रस जो है वो रिमूव कर रहे थे, प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी। आपको पता है ना कि जब हम सी सेक्शन भी कर रहे होते हैं तो हम यूट्रस जो है उसको, यूट्रस जो है उसके सिर्फ बिल्कुल सामने ब्लैडर पड़ा होता है, तो जब हम यूट्रस को निकालेंगे तो ब्लैडर की जो नर्व्स हैं उनको भी हम कोई ख़राबी कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर रिड्यूसर ओवर सेंसिटिविटी, ठीक है। देन इज़ द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो अभी तक हमने कौन सी दो चीज़ें पढ़ी हैं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, और रिड्यूसर ओवर सेंसिटिविटी जिसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कह रहे थे, और नाउ इज़ द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या है कि हमारा जो है ना ब्लैडर वो ओवरफ्लो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये आगे से यूरिथ्रा ब्लॉक है, किसी भी वजह से हमारा यूरिथ्रा जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेल्स के अंदर कौन सी चीज़ होती है? ये प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई मसला है, नीचे यूरिथ्रा ब्लॉक है, तब यूरिथ्रा ब्लॉक होगा तो क्या होगा? यूरिन बाहर आ पाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? ब्लैडर को डिस्टेंड करता जाएगा, ठीक है। तो जब वो डिस्टेंड करेगा ब्लैडर को, तो नर्व्स जो हैं वो सेंस ही नहीं, और सेंस भी नहीं करती, साथ में नर्व्स भी नहीं सेंस कर पाती। लाइक अपर मोटर न्यूरॉन लियंस हैं या लोअर मोटर न्यूरॉन लियंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, उसमें क्या होगा? ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना शुरू हो जाएगी।
ये आप लोगों के साथ भी, हम नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है कभी कभार कि आपको पता होगा जब हमारा बहुत ज़्यादा ब्लैडर फिल हो जाता है ना, लाइक हम किसी ट्रैवलिंग में निकले हुए हैं और वॉशरूम नहीं मिल रहा, तो ब्लैडर बहुत ज़्यादा फिल हो जाए और फिर हम जब यूरिन करने के लिए जाएँ वॉशरूम, ठीक है, एट लास्ट कहीं स्टॉप आता है और वहाँ पे वॉशरूम करने के लिए जाएँ, तो वो यूरिन जो है वो एक स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं आता, वो ड्रिबल करता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके निकलता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द ओवरफ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली यूरिथ्रा जो है ब्लॉक है, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन मैंने उसके साथ आपको कंपैरिजन करके बताया कि किस तरह से ओवरफ्लो ब्लैडर की वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा यूरिन बाहर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे यूरिथ्रा ब्लॉक है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैडर फिल हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। तो हमने कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंस इन वुमेन, ठीक है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या थी कि जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर राइज हुआ और यूरिन बाहर आना शुरू हो गया। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या है कि थोड़ा सा यूरिन आया और हमारे नर्व्स ने सेंस करके उसको बाहर निकाला, डिड्यूसर मसल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करना शुरू कर गया, ठीक है। और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या है कि ब्लैडर बहुत ज़्यादा फिल हो गया क्योंकि यूरिथ्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके यूरिन बाहर आ रहा है, सारा सारा नहीं बाहर आ रहा, ठीक है। तो समझ आ गई है ना आपकी बुक में, आपको बुक से समझ आ रही है ना कि सबसे पहले हमने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पढ़ा, डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी पढ़ी, ओवरफ्लो जो ओवर एक्टिव ब्लैडर था, ठीक है। और उनकी हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े, रिस्क फैक्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और फिर हमने एक पढ़ा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो आपकी बुक में नहीं है और वो आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो है जो आपका नेक्स्ट यूक्यू आता है कि वो इन्वेस्टिगेशंस आप कौन सी परफॉर्म करेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर जो है ना यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं ये वाले, ठीक है, ब्लैडर के प्रॉब्लम्स हैं, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है। तो उसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में देखेंगे। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द इनकॉन्टिनेंस। तो जब भी हम असेसमेंट करते हैं सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री कौन सी होगी, यही होगी ना कि आपको एक दिन में कितने ज़्यादा वॉशरूम आता है, नंबर ऑफ़ एपिसोड्स इन द दिन, एक दिन में कितनी दफ़ा यूरिन आता है आपको, फ्रीक्वेंसी क्या है। अर्जेंसी तो नहीं होती, ये तो नहीं होता कि थोड़ा सा यूरिन आया और बस वो हो गया, एक डिज़ायर हो गई कि मैंने वॉशरूम जाना है, मैंने वॉशरूम जाना है, मैंने वॉशरूम जाना है, ठीक है। लीकेज तो नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके यूरिन तो नहीं बाहर आ जाता। आप कोई काम कर रही हो, बैठे उठे खड़े हो तो लीक होना शुरू हो जाए यूरिन। कॉन्टिनेंस पैड नीडेड और नॉट, ठीक है। ये उसी तरह है जैसे कि एक पैम्पर की ज़रूरत पड़ जाती है ना, ठीक है। जैसे एक बच्चा पैम्पर यूज़ करता है, उसका यूरिन जो है वो कभी भी निकल जाता है, तो ये लोग बीमार हैं, इन लोगों को कॉन्टिनेंस पैड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक दीज, ठीक है। तो हमने पूछना है कि आपको क्या इतना यूरिन जो है वो लीकेज के प्रॉब्लम है कि आपको पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं, और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि आपको पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं, बार बार वॉशरूम नहीं जा सकते। कहीं आपने बाहर ट्रैवल करना हो तो वो बार बार वॉशरूम नहीं जा सकते, तो वो पैड्स यूज़ करना पड़ते हैं। अगर आपको पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं तो कितने यूज़ करने पड़ते हैं और कौन से साइज़ के यूज़ करने पड़ते हैं। आपको वॉशरूम मतलब इतना आता है कि आपको अंडर क्लॉथ्स भी चेंज करने पड़ जाते हैं, बार बार आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। कोई बिहेवियर चेंजेस आपको यहाँ हो उससे रिलेटेड, आप मतलब एक बंदा साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और सोशली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने कहीं जाना हो आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम्स कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है यूज़ करने में, या वैसे ही बार बार वॉशरूम, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। सोशल एक्टिविटीज़, फ्लूइड इंटेक कितना है ये भी पूछना है ना। ये एक बंदा है वो कह रहा है मुझे तो बड़ा वॉशरूम आता है डॉक्टर साहब, और हम उससे पूछें अच्छा दिन में कितना पानी पीते हो, मैं तो 8 गैलन पानी की पी लेता हूँ, ठीक है। मैं मतलब वैसे नॉर्मली बता दी हूँ, 8 गैलन कोई भी नहीं पीता, वो कहेगा कि मैं तो इतना ज़्यादा पानी पीता हूँ, तो हम पूछेंगे अच्छा आपके पानी ज़्यादा पीने की जैसे वॉशरूम आता है, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल। अच्छा, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है। अच्छा, साथ में आपको कोई रैक्टम का प्रॉब्लम, देखिए पेल्विक फ्लोर है ना, तो पेल्विक फ्लोर ने कौन से 2 स्ट्रक्चर्स को पकड़ा हुआ है साथ साथ, अदर देन ब्लैडर, दैट इज़ द यूट्रस एंड, ठीक है, रैक्टम। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ना पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम्स के साथ। तो हम उनसे पूछेंगे फीकल इनकॉन्टिनेंस तो नहीं होती साथ में, अगर आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है कि यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, तो फीकल पे आपका कंट्रोल है, ठीक है, फीकस पे आपका कंट्रोल है, फीकल मैटर पे, कि वो भी आपका अपनी मर्ज़ी के बगैर आता है। सेक्शुअल डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं होती, ये फिर वो उससे रिलेटेड आ जाएगा, आपके यूट्रस से रिलेटेड, वजाइना से रिलेटेड,
ठीक है। ये हम आगे विजाइनल प्रोलैप्स पढ़ेंगे जिसमें यूट्रस बाहर आ जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि यूट्रस बॉडी से बाहर निकल जाता है ड्यू टू पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे कि वो यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से क्या होगा कि सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ऑब्वियसली दे कैन नॉट परफॉर्म, द कपल कैन नॉट परफॉर्म द इंटरकोर्स वेल, ठीक है। तो हम साथ में वो भी पूछेंगे, ये देखने के लिए कहीं उसका यूट्रस जो है उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको जब प्रोलैप्स का पढ़ेंगे ना आगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको समझ आएगी इसकी कि सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ कैसे आती हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है साथ में आपको कोई, लाइक मतलब साथ में कोई बीमारियां आपकी हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स ऑलवेज़ क्या होते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाए यूरिन में साथ में, ठीक है। रैक्टल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, कोई पेन हो रही है साथ में, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो है लेकिन जो यूरिन आ रहा है उसमें ब्लड है, या फीकल मैटर जो आ रहा है उसमें ब्लड है, या साथ में जो है इनकॉन्टिनेंस के साथ साथ पेन भी चल रही है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इन लोगों की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री आपने ले ली, क्वेश्चंस पूछ लिए, अब आप क्या करेंगे, फ़िज़िकल एग्ज़ाम करेंगे। फ़िज़िकल एग्ज़ाम में क्या करेंगे, सबसे पहले आप जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन सबको आती होगी कैसे करते हैं, ठीक है। तो जी मतलब जनरली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को कि कैसा लग रहा है आपको। उसके बाद आप उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे कि कहीं उसकी कोई सर्जिकल स्कार्स तो नहीं है, उसकी पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई हुई, जैसे हमने अभी देखा रिड्यूसर ओवर एक्टिविटी में कि हिस्टेक्टमी की वजह से, या उसके प्रीवियस कोई सर्जरी हुई, प्रीवियस हिस्टेक्टमी है या प्रीवियस कॉन्टिनेंट सर्जरी है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने सर्जिकल स्कार्स देखने हैं कि जनरल लुक में हम वही देखेंगे कि ओबीस तो नहीं है बंदा, कि ओबेसिटी की वजह से भी पेल्विक प्रॉब्लम, इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है। फिर पेल्विक मास हमें कोई फील हो रहा हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, कोई फाइब्रॉइड फील हो रहा हो, ठीक है, ओवरियन सिस्ट हो। ये तीनों चीज़ें क्या करेंगी, अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाए, सिस्ट बहुत बड़ी हो जाए, या मास बहुत बड़ा हो जाए, पेल्विक मास, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमने की तो हमें फ़ील हुआ कि ये तो मास है कोई, तो ये मास क्या करेगा, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है। देन इज़ अ पेल्विक एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन। पेशेंट को लाइथोटमीज पोजीशन में लेटाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसके अंदर सिम्स पैकुलम जो है वो डालेंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लिथोटमी पोजीशन है, टांगे खोल दी हमने और अंदर हमने इंसर्ट किया क्या, सिम्स पैकुलम, ठीक है। और सिम्स पैकुलम हमने जब इंसर्ट किया तो हमने नोट किया कि कहीं अंदर कोई जो है वो विजिबल लीकेज तो नहीं हो रही, ठीक है। वल्ज़ाल्वा मैन्यूवर वो एक पेशेंट को करते होते हैं, आपने ENT में पढ़ा होगा, नाक बंद करके एक पूरा एक वो करना होता है, प्रेशर क्रिएट करना होता है एब्डोमेन के अंदर, या पेशेंट को कहते हैं खांसी करो, और खांसी करते हुए या वल्ज़ाल्वा मैन्यूवर करते हुए देखना है कि पेशेंट का यूरिन तो नहीं बाहर आ रहा, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। और पेशेंट्स एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड होल्ड कंट्रैक्शन ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है। पेशेंट के अंदर कोई एबिलिटी है कि वो अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को कंट्रैक्ट कर सके, इसको हमने देखना होता है, ठीक है। ये हमने सेम स्पेकुलम डाला, ठीक है, और हमने देखा यूट्रस वगैरह को और अपने वो ब्लैडर को देखा कि जो है वल्ज़ाल्वा मैन्यूवर करते हुए या कफ करते हुए उसकी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो रही, ठीक है। देन इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले होता है मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन लेंगे। मतलब ये कि जो यूरिन हमने स्टार्ट किया उससे पहले उसके शुरू में भी नहीं लेना, और जो एंड वाली स्ट्रीम है उससे भी नहीं लेना, दरमियान से लेना है, क्योंकि शुरू में और एंड पे क्या होता है, कोई इन्फेक्शन जो वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो भी स्पेसिमेन में आ सकते हैं। तो वी परफॉर्म द मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है, वो हम लेते हैं। यूरिन सैंपल हमने ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट की ब्लडर डायरी रखते हैं। 3 दिन की आपकी बुक में बनी भी हुई है, ये ब्लडर डायरी होती है। इसमें हमने सारा कुछ रिकॉर्ड रखना होता है कि पेशेंट की 3 दिन की क्या प्रॉब्लम, किस तरह से ब्लडर डायरी है, ठीक है। उसके अंदर देखें हमने क्या देखा कि अमाउंट कितनी है, टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये आपने देखें, ये डायरी उन्होंने रखी होती है 3 दिन की। ये जो है 6 AM 7 AM सारा वो टाइम लिखा होता है। फिर यहाँ पे कि कौन सी ड्रिंक्स हमने ली हैं, रिकॉर्ड द ड्रिंक्स टेकन, कौन सी है, टाइप क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन पास्ट, किस वक्त, 7 बजे उसने इतना यूरिन पास किया, ठीक है, और 9 बजे इतना किया,
कितना यूरिन जो है ml में उसने पास किया, ठीक है। उसके बाद जो है ईच टाइम यू लीक सर्कल वेदर यू वर, जब लीक किया तो क्या आपका वो था, ठीक है। पैड हमने रखा होता है ना, उसके ऊपर चेक कर रहे होते हैं। ईच टाइम यू पास वाटर सर्कल हाउ स्वीयर द अर्जेंसी वॉज, ठीक है। तो उसने वो सारा मार्क करना होता है। फिर वो मार्क करता है तो फिर हम उसकी एक जो है स्केल के थ्रू जो है ना उसकी देख लेते हैं कि उसको जो है ना इनकॉन्टिनेंसी कितनी है, नन है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वीयर है, ठीक है। नन में क्या होगा, कोई अर्जेंसी नहीं होगी। माइल्ड में क्या होगा, अवेयरनेस ऑफ अर्जेंसी होगी लेकिन टॉलरेट हो जाएगी। मॉडरेट में क्या है, इनफ अर्जेंसी डिस्कम्फर्ट दैट इट इंटरफेयर्स विद द यूजुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। और सीवियर क्या है, एक्सट्रीम अर्जेंसी डिस्कम्फर्ट दैट अब्रप्टली स्टॉप्स ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर ये आप रीड कर लें। तो इसमें हमने क्या क्या नोट करना होता है ब्लडर डायरी में, कि अमाउंट क्या है, टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिंक्स जो वो ले रहा है वो क्या है, ठीक है। टाइमिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉल्यूम क्या है जो उसने यूरिन किया है उसका, ठीक है। तो ये ब्लडर डायरी में हमने ये नोट करना होता है। फिर पैड टेस्ट होता है 24 आवर जो है ना, हम होम पैड टेस्ट यूजली परफॉर्म करते हैं। अगर क्लिनिक्स में हो तो 1 आवर का कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही होता है कि हम 24 आवर्स जो है ना उसकी मॉनिटरिंग करें। तो पैड टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। चेंज इन वेट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन लॉस्ट, ठीक है। तो वो हम मेजर कर लेते हैं। बस ये याद रख लें, पैड टेस्ट हम करते हैं। पैड जो उन्होंने लगाया होता है यूरिनरी पैड टेस्ट 24 आवर्स, उसको हम चेक करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों ब्लडर डायरी और पैड टेस्ट जो है ये पेशेंट का एक है और इसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, ना हमें पता चलता है, ठीक है। फिर हम क्या परफॉर्म करते हैं जो हमने वहाँ पे करना होता है, ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे, पेल्विक एंड रीनल अल्ट्रासाउंड। इसमें हमें क्या नज़र आ जाएगा, ये हम तब करते होते हैं जब पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ साथ क्या है, पेन हो रही है, या हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन की तो हमें मैस फील हुआ, या पेशेंट को जो है वो रेड फ्लैग्स थे लाइक हीमेचूरिया था, ब्लैडर पेन थी, रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं, तो फिर हमने जो है पेल्विक और रीनल अल्ट्रासाउंड भी कर लेना होता है कि कोई एब्डोमिनलिटी तो नहीं है, ठीक है। और फिर आता है आईवी यूरोग्राफी। इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच एक्सरे इमेजेस ऑफ द किडनीज, यूरेटर्स एंड ब्लैडर्स आर टेकन एट रेगुलर टाइम्स आफ्टर अ सब्सटेंस दैट शोज अप ऑन द एक्सरेज इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है। ये हमने सब्सटेंस डाला होता है आईवी यूरोग्राफी में और फिर हम एक्सरे ले लेते हैं। इससे हमें सारे स्ट्रक्चर्स जो यूरिनरी सिम्टम के यूरिनरी सिस्टम के होते हैं वो हमें विजुलाइज हो जाते हैं। ये देखें, सारी किडनीज, यूरेटर्स, यूरिथ्रास, ब्लैडर, सारा कुछ विजुलाइज हो जाता है। हम देख लेते हैं कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस बाकी करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं।